नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है, जिस सीरीज़ को हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस अभ्यास HPRC सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में जो है वो मेंशन किए गए हैं। उन सभी टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है और उन टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अगस्त्य कॉमेट्स लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ये अगस्त्य कॉमेट आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है और इस सोशियोलॉजी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, मतलब सोशियोलॉजी के सेक्शन में ये आता है। बोलते हैं व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि अगस्त्य कॉमेट के जो 3 चरण दिए गए हैं, 3 कानून दिए गए हैं, उनके अनुसार सामाजिक और बौद्धिक विकास के चरणों का सही कालानुक्रमिक जो है वो क्रम बताइए, इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बताइए। अगस्त्य कॉमेट्स के द्वारा जो 3 लॉ दिए गए हैं, 3 स्टेजेस दी गई हैं, उसमें सबसे पहली स्टेज दी गई है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी स्टेज दी गई है मेटाफिजिक्स स्टेज और तीसरी स्टेज दी गई है पॉजिटिव स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस जो है वो इनके द्वारा दी गई हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिक्स और पॉजिटिव। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 3 स्टेजेस जो है वो दी गई हैं। इन 3 स्टेजेस में क्या क्या कहा गया है? ये जो सबसे पहली स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज, ये स्टेज होती क्या है, इसका क्या मतलब है? थियोलॉजिकल स्टेज सबसे इनिशियल स्टेज है। इसमें जो है वो सुपरनैचुरल जो फोर्सेस हैं उनके बारे में बात की गई है, जैसे कि गॉड हो गया, स्पिरिट्स हो गए, उन सब के बारे में जो है वो यहाँ पर जो है वो बात की गई है। तो वो सबसे पहली स्टेज है जिसको जो है वो थियोलॉजिकल स्टेज जो है वो बोला गया है। दूसरी स्टेज जो है वो मेटाफिजिक्स स्टेज जो है वो आती है। जो मेटाफिजिक्स स्टेज है इसमें किस चीज़ की बात की गई है? इसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इसमें जो है वो किस चीज़ की बात की गई है? इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है अनसीन फोर्सेज और उनके कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे गॉड वगैरह की यहाँ पर जो है बात जो है वो करके जो है वो आगे चलकर यहाँ पर आइडियाज़ वगैरह की बात जो है वो की गई है। क्या बिलीफ थे, क्या कहानियाँ थी, क्या एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस थी, वो सब बातें यहाँ पर की गई हैं। और उसके बाद एक पॉजिटिव स्टेज जो है वो आती है। ये पॉजिटिव स्टेज जो है वो क्या आती है? पॉजिटिव स्टेज सबसे फाइनल स्टेज जो है वो आई, जो कि थियोलॉजिकल और मेटाफिजिक्स के बाद जो है आई। इस पॉजिटिव स्टेज में जो है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई, जो भी नेचुरल लॉ बनाए गए इन डिस्कवरी से, उन सब की बात जो है वो की गई है। मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक यहाँ पर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आ गया। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिक्स और पॉजिटिव स्टेज। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किया गया है। बोलते हैं एज पर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC इज। NHRC का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 का है, इनके अनुसार जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे उनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जो है ये कहा गया है कि इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो मेंबर होंगे, उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल होगा, या तो ये 70 ईयर जो है वो होगा, 3 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज रियल। जो भी इन दोनों में से पहले एज हो जाएगी उसको जो है वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। पिछले कल हमने पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी थी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो था वो पढ़ी थी। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आता है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। ये जो है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी जो है वो आती है। इसकी स्थापना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और ये भी कहा गया है कि इसके जो सदस्य होंगे, चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे? चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो होंगे। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो इसका जो है वो चेयरमैन बनाया जाएगा। और इसके जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे? वो रिटायर्ड जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है वो इसके मेंबर जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसका मेंबर कौन होगा, इसके जो है चेयरमैन कौन होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा, वो भी जो है वो हमने जान लिया। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी आती है, ये तो आपको पता चल ही गया। जब भी हम इस तरह की कोई भी बॉडी पढ़ते हैं तब उसमें जो भी मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, एक तो उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है? दूसरा ये इंपॉर्टेंट होता है कि
इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो चेयरमैन और मेंबर जो होंगे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। एक 6 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, इसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, ये सब होंगे। और ये कमेटी जो बनाई जाएगी ये नाम रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो है वो फिर उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आगे चलकर होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंड फ्रॉम ऑफिस बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म। तो बोलते हैं कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने ऑफिस से जो था वो रिजाइन कर दिया था, और रिजाइन किया गया था, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन जो था वो कर दिया था। देखिए हमारे पास अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो है वो लिस्ट दी गई है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जिन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था, तो एक तो अभी जगदीप धनखड़ के बारे में आपको पता है कि जगदीप धनखड़ ने जो है वो अभी रिज़ाइन कर दिया, उनके स्थान पर जो है वो नए वाइस प्रेसिडेंट जो था वो बनाए गए। जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन किया, उन्होंने जो है वो कुछ एक कारण बताया कि उनकी हेल्थ वगैरह ठीक नहीं रहती, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो एक तो ये जगदीप धनखड़ जी का नाम जो है वो आ जाएगा, इन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया, जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन किया है। दूसरा जो है वो वी गिरी भी एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वी गिरी ने भी जो है वो रिज़ाइन किया था। अब देखो वी गिरी की अगर हम बात करते हैं, ये जो है वो इन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और होता इस तरह से है कि जाकिर हुसैन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। जाकिर हुसैन जो है वो 1969 में इनका देहांत हो जाता है, और वी गिरी को जो है वो उस टाइम जो है वो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जाता है। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो वी गिरी जो है वो बने। जब जाकिर हुसैन का निधन हो गया तो जाकिर हुसैन के बाद जो है वी गिरी जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे, और एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट के प्रॉपर इलेक्शन बनाए गए, और ये जो है वो वहां पर जीत जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो वी गिरी जो था वो जीते थे, और वी गिरी ने भी जो था वो अपना टर्म पूरा होने से पहले ही जो था वो रिजाइन कर दिया था। एक वी गिरी हो जाएगा। अगर हम आर वेंकटा रमन की बात करते हैं तो ये जो है वो 1984 में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बनाए जाते हैं। 1984 में ये बनाए जाते हैं, और ठीक 3 साल के बाद 1987 में ये जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन करते हैं क्योंकि इनको जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो था वो लड़ने थे, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन जो था वो कर दिया था। तो ये भी जो है वो यहाँ पर रिज़ाइन कर जाते हैं। तो पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। चौथे जो बी.डी. जट्टी हैं, इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। तो हमारे पास जो है वो कौन कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे, पहला, दूसरा और तीसरा, वी गिरी, आर वेंकटा रमन और जगदीश धनखड़, ये वाइस प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो था वो रिज़ाइन किया था। एक जो है वो उसके बाद कृष्णकांत भी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। कृष्णकांत जो है वो एकमात्र ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जो अपने ऑफिस में रहते हुए जो है वो जिनका देहांत जो था वो हो गया था। ये जो है वो 1997 में जो था वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और जुलाई 27, 2002 में जो था वो इनका देहांत जो था वो हो गया था। तो ये कृष्णकांत के बारे में भी जो है वो आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी जो है वो यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो था वो ली। अभी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है ये आप जल्दी से कमेंट कर बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द सिस्टम ऑफ ड्यूअल कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बोलते हैं कि जो दोहरी नियंत्रण की प्रणाली थी ये किस एक्ट के तहत जो था वो लागू जो था वो की गई थी। तो एक सिस्टम था जिसमें जो था वो ड्यूल कंट्रोल हुआ करता था, जो डबल कंट्रोल हुआ करता था, ये सिस्टम में जो था वो हुआ करता था। ये जो था वो किस एक्ट के तहत था, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत था। ये पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का। इसके तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी उसने जो है वो जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड काम होते थे इंडिया में उस टाइम, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होते थे उनके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण जो था वो ले लिया था। परंतु द्वैग शासन इनके दोहरी यहाँ पर प्रणाली इसलिए हुई, दोहरी नियंत्रण की प्रणाली इसलिए हुई क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मैटर जो है वो रिजर्व कर दिए जाते थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो था वो जाते थे। इसलिए ये ड्यूल सिस्टम हुआ, दोहरी नियंत्रण प्रणाली जो है वो हुई, और ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो था वो थी। अब देखिए ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था इसके तहत क्या क्या किया गया था। इसके तहत जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिसमें 6 मेंबर जो था वो हुआ करते थे। इसमें एक और चीज़ की गई, इसमें जो गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ करती थी उसके मेंबर की जो सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या जो है वो घटाकर 6 कर दी गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो उनको ये राइट दे दिया गया कि वो कोई भी सर्वेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो ये भी कहा गया कि
जो भी ऑफिशियल होंगे, जो सरकारी एम्प्लॉयज होंगे, अगर कोई भी जो है वो दोषी पाया जाता है तो उसको क्षमा जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के प्रोविज़न जो था वो किए गए थे। वैसे ही हमारे पास अलग अलग एक्ट अलग अलग टाइम पर आए और हर एक एक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि आपने सभी एक्ट को जो है वो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर जो है वो पढ़ा हो। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ लेना। बाकी चार्टर एक्ट हो गए, चार्टर एक्ट कब कब आए वो ध्यान रखना, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना। यहाँ से तो हमने ये जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के अपकमिंग TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो ये आपके पास सही टाइम है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का और आगे बढ़ने का। अभी देखिए, आपको पता है कि अभी जो है वो क्या टाइम चला हुआ है कि अभी जो है वो TGT का मौका आपके हाथ आया है। अब TGT का ये जो मौका हाथ आया है, इसमें जो है वो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है। तो आप जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से प्रॉपर शेप दे के जो है वो आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितना कम पढ़ सकते हैं उतना कम पढ़ना, मतलब लिमिटेड पढ़ना। ऐसा नहीं कि दो ही टॉपिक पढ़कर गए, सिलेबस तो पूरा करना ही है। कम पढ़ने से मेरा मतलब है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कुछ नहीं होगा, बस अपना सिलेबस का कवर किया, वो भी बहुत बड़ा है ऑलरेडी ही। और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है, क्योंकि चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं से सक्सेस मिलेगी। तो रिवीजन यहाँ पर जो है वो की टू सक्सेस माना जाएगा। जो सक्सेस की कुंजी होगी वो रिवीजन को ही जो है वो हमेशा माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, चाक एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बोलते हैं कि ये कॉन्ग्लोमेरेट समूह हो गया, चूना पत्थर हो गया, सेल हो गया, चाक हो गया, कोयला हो गया, ये किसके एग्जाम्पल जो है वो आते हैं। किसके एग्जाम्पल मतलब जो है वो किस रॉक के जो है वो एग्जाम्पल आते हैं। तो देखिए, रॉक की अगर हम बात करते हैं तो रॉक के जो एग्जाम्पल, किस रॉक के जो है ये एग्जाम्पल आते हैं। हमारे पास तीन तरह की रॉक्स होती हैं, एक इग्नियस रॉक्स होती हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, और एक जो है वो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो होती है। तो ये जो लाइमस्टोन, शेल, चॉक, कोल और कॉन्ग्लोमेरेट आते हैं, ये जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल जो है वो आते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम रॉक और उनके एग्जाम्पल जो है वो अगर देखते हैं तो हमारे पास ये जो सेडिमेंट्री रॉक आती है, सेडिमेंट्री रॉक में हमारे पास किस तरह की रॉक्स जो है वो आती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में हमारे पास जो है वो लाइमस्टोन आ जाता है, इसमें सैंडस्टोन भी आपने ऐड करना है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सेल, चाक, कोल और कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के जो है वो एग्जाम्पल आते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल आपने ध्यान रखने हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल जो है वो आते हैं। और इसके अलावा आपने इग्नियस रॉक के भी एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। इग्नियस रॉक के जो एग्जाम्पल आते हैं वो ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, गैब्रो आता है, डायोराइट आता है, ये सब जो है वो इग्नियस रॉक के जो है वो एग्जाम्पल आते हैं। और एक मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आती है। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल में जो है वो मार्बल आता है, मार्बल आप ज़रूर ध्यान रखें। स्लेट आता है, स्लेट इसका एग्जाम्पल है। सिस्ट आता है, CHIST, ये इसका एग्जाम्पल आता है। और नीज आता है, नीज आता है इसमें, ये भी इसका एग्जाम्पल जो है वो आता है। तो ये जो है वो आप इन तीनों रॉक और इनके एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि इंडिया की ट्राइब्स हमारे ऑफिशियल सिलेबस में ये मेंशन की गई हैं, बोलते हैं कौन सी ट्राइब जो है वो यहाँ पर सही तरीके से जो है वो मेंशन नहीं की गई है। अगर हम देखिए ट्राइब्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोडा ट्राइब दिया गया है, क्या ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। यहाँ पर जो है लिम्बो ट्राइब दिया गया है, क्या ये सिक्किम में जो है वो पाई जाती है। यहाँ पर बोंडा ट्राइब दिया गया है, क्या ये जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। और यहाँ पर जारवा ट्राइब जो है वो दिया गया है, क्या ये अंडमान निकोबार में जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइब की बात कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि टोडा ट्राइब जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही जो है वो पाई जाती है, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है वो दूसरे नंबर पर दिया गया है लिम्बो
लिम्बो ट्राइब जो है वो क्या सिक्किम में पाई जाती है? बिल्कुल सही बात है, ये सिक्किम में ही जो है वो पाई जाती है, तो ये सिक्किम आपने ध्यान रखना है। और तीसरा जो है वो यहाँ पर बोंडा ट्राइब दिया गया है। बोंडा ट्राइब तमिलनाडु में पाई जाती है, नहीं, तमिलनाडु में ये जो है वो बोंडा ट्राइब जो है वो नहीं पाई जाती, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। और अगले ऑप्शन में दिया गया है जारवा ट्राइब, तो जारवा ट्राइब क्या अंडमान निकोबार में पाई जाती है? बिल्कुल, ये अंडमान निकोबार में ही जो है वो पाई जाती है। तो नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। बोंडा ट्राइब तमिलनाडु में जो है वो नहीं पाई जाती, ठीक है, बोंडा ट्राइब तमिलनाडु में नहीं पाई जाती। अच्छा, अगर हम ट्राइब्स की बात कर ही रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इंडिया की जान ही लेते हैं। देखिए, हमारे पास अलग अलग तरह की ट्राइब जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि गारो ट्राइब जो है वो पाई जाती है। गारो ट्राइब असम में पाई जाती है। गारो के अलावा जो है जैंतिया ट्राइब एक पाई जाती है। ये ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? ये ट्राइब असम में ही पाई जाती है। हमारे पास गोंड ट्राइब जो है वो पाई जाती है। ये गोंड ट्राइब बिहार में जो है वो पाई जाती है। गोंड के अलावा जो है वो हमारे पास भील ट्राइब जो है वो पाई जाती है। भील ट्राइब इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी, गुजरात में भी ये देखने को जो है वो मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, महाराष्ट्र में देखने को जो है वो मिल जाएगी। हमारे पास गद्दी ट्राइब हिमाचल प्रदेश की जो है वो आ जाती है। भोटिया ट्राइब जो है वो उत्तराखंड में जो है वो पाई जाती है। भोटिया उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और बकरावाल ट्राइब जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो पाई जाती है। बकरावाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में जो है वो पाई जाती है। तो ये आपने कुछ एक प्रमुख ट्राइब्स ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं वो आपको पता चल गया। बाकी आपने ये तो जान ही लिया कि ये जो हमने ट्राइब यहाँ पर पढ़ी, जारवा ट्राइब हो गया, लिम्बो ट्राइब हो गया, टोडा ट्राइब हो गया, ये कहाँ पर जो है वो पाई जाती हैं। और एक जो बोंडा ट्राइब हमने पढ़ा, बोंडा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? ये उड़ीसा की जो है वो ट्राइब है, ये भी आपने नोट करना है। बोंडा जो है वो उड़ीसा की एक ट्राइब आती है। तो ट्राइब्स के बारे में जानने के बाद जो है वो अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको विचार करना है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है? बोलते हैं द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वॉज रेवोल्यूशनरी ग्रुप फाउंडेड बाय सूर्य सेन, कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसकी स्थापना सूर्य सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। और दूसरे में बोलते हैं कि अभिनव भारत वॉज फाउंडेड बाय चापेकर ब्रदर, की अभिनव भारत एक सभा बनाई गई थी, ये चापेकर ब्रदर्स के द्वारा जो था वो बनाई गई थी, ये कहा गया है। तो यही दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट वन जो है वो यहाँ पर फाइंड करनी है। सबसे पहले बोलते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है वो एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये सूर्य सेन के द्वारा ही जो था वो स्थापित किया गया था। ये जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, ये सूर्य सेन के द्वारा ही किया गया था। और दूसरे में बोलते हैं कि जो अभिनव भारत सभा थी, ये जो है चापेकर ब्रदर के द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। देखिए, ये जो अभिनव भारत सभा आती थी, ये चापेकर ब्रदर ने जो है वो स्थापित नहीं की थी। अच्छा, चापेकर ब्रदर ने स्थापित ये नहीं की थी, तो थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। ओनली वन यहाँ पर जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही है। अच्छा, हम बात करते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो कि सूर्य सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। 1930 में इसको स्थापित किया गया था और इसने इंडिया की आज़ादी के लिए जो था वो लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ब्रिटिश रूल उस टाइम हुआ करता था, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने के लिए इसने जो था वो लड़ाई लड़ी थी। और ये जो अभिनव भारत आता था, अभिनव भारत एक सभा बनाई गई थी जो कि वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाइयों के द्वारा जो था वो बनाई गई थी, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर भी आते थे। और ये 1904 में जो था वो स्थापित की गई थी। तो सावरकर ब्रदर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ना कि चापेकर ब्रदर के द्वारा। वी.डी. सावरकर जो था वो हुआ करते थे। तो ये आपने दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन 1930 में, और दूसरा जो है वो हमने पढ़ लिया अभिनव भारत के बारे में। अच्छा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जो फाउंडर सूर्य सेन थे उनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। सूर्य सेन ने जो था वो चिटगांव आर्मी रेड हुई थी। चिटगांव आर्मी रेड जो है वो 1930 में ही हुई थी। इसकी भी इन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी। इसका भी नेतृत्व जो था वो इनके द्वारा किया गया था। तो चिटगांव आर्मी रेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो सूर्य सेन का नाम आपने जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो बोलते हैं कौन सा इनमें से जो है वो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी का, तो कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो इसका आ जाता है? देखिए, ये जो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति होती है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सेंट्रल बैंक जो होगा वो क्या करेगा, वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा ताकि जो है वो इकोनॉमी को जो है वो आगे ले जाया जाए। ये जो है वो कर देगा। इसमें जो है वो क्या किया जाएगा, फिर वो क्या करेगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा, बैंक रेट को जो है वो नीचे ले आएगा, और बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है वो बाय करेगा, और लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशो को भी जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो कम कर देगा, लो कर देगा। तो ये करेक्ट ही है तीनों। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो बैंक जो है वो क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मनी की सप्लाई को जो है वो इंक्रीज कर देता है ताकि इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिले। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो लोअरिंग बैंक रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लोअरिंग कैश रिजर्व रेशो, ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। तो इसका जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये तीनों ही जो है वो इसके सही जो है वो आंसर हो जाएंगे। आगे बोलते हैं, हु प्रोपाउंडेड द फेमस लॉ विच कंक्लूड्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो बोलते हैं कि एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर निकालता है। देखिए, खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर निकालता है, ये सिद्धांत किसके द्वारा जो है वो दिया गया, मतलब खराब पैसा और अच्छा पैसा जो है वो इसका क्या मतलब है। अब देखिए, बैड मनी यानी कि जो बैड वे से जो है वो अर्न की गई है, और गुड मनी मतलब जो गुड वे से जो है वो अर्न की गई है। मान लीजिए कि आप जो है वो कहीं पर नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी है 20,000 आपकी सैलरी है, और आप क्या करेंगे, आप जो है वो रिश्वत लेंगे, और रिश्वत लेके 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा लेंगे। ठीक है, अब आपके पास टोटल हो जाएगा 25,000 रुपया। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आप ऐसे ही कमाकर जो है वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया जो है बना लेंगे। अब यहाँ पर गुड मनी भी है, ब्लैक मनी भी है, गुड मनी भी है, बैड मनी भी है। अब आपकी जो बैड मनी होगी ना, वो क्या करेगी, वो गुड मनी को भी बाहर लाएगी। जब आप कोई बड़ी आइटम या कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में जो है वो जाएंगे, 5,000 में 5,000 और डाल देंगे, या 5,000 में कुछ अमाउंट और ऐड कर जो है वो आप कुछ अच्छी चीज़ खरीदने जाएंगे। तो इस तरह से ये सिद्धांत दिया गया था, और ये थॉमस ग्रिशम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है, थॉमस ग्रिशैम के द्वारा ये जो है वो इस तरह का जो है वो प्रस्ताव दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन किया गया है, और खासकर टीजीटी वाले स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखें जिनको साइकोलॉजी की ज़रूरत है। बोलते हैं, अ कॉमन चैलेंज फेस्ड इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल्स especially in developing regions in the digital divide। this term यानी कि डिजिटल डिवाइड की बात की गई है, रेफर टू द गैप बिटवीन। तो डिजिटल टर्म का ये एक तरह से बोला गया है कि जो डिजिटल डिवाइड टर्म दी गई है इसका मतलब क्या है। बोलते हैं, स्कूलों में आईसीटी को एकीकृत करने में एक आम चुनौती विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन है। यह शब्द के बीच का अंतर संदर्भित करता है, मतलब ये डिजिटल डिवाइड जो है वो किस तरह की टर्म जो है वो इसको डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर दिया गया है, टीचर हु प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड एंड दोज हु यूज टेक्नोलॉजी। कि टीचर जो किताबों से ही पढ़ा रहे हैं, या फिर टीचर जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पहले ये दिया गया है। बोलते हैं, दोज हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोज हु डू नॉट। मतलब कुछ एक ऐसे टीचर जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, जो इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेट वगैरह का यूज़ नहीं कर लेते। तीसरे में बोलते हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटेड बाय एजुकेटर एंड कंटेंट क्रिएटेड बाय स्टूडेंट। तो ऑनलाइन कंटेंट टीचर एजुकेटर के द्वारा बनाया गया है। और चौथे में बोलते हैं कि हार्डवेयर डिवाइस दैट आर न्यू एंड सॉफ्टवेयर दैट इज आउटडेटेड। हार्डवेयर डिवाइस जो कि नई है और सॉफ्टवेयर जो कि आउटडेटेड है। यहाँ पर डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये ऐसी टर्म है जिसमें जो है वो उन टीचर्स की बात की गई है जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, और जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। दोज हु हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट हैव। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से देखिए। बोलते हैं, डिजिटल डिवाइस जो है वो एक टर्म है जो कि सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी को जो है वो डिफाइन करती है। ये उस भाषा में बताती है कि जो आईसीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नॉलेज के साथ मिलाकर, और जो आईसीटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनकी बात जो है वो करती है डिजिटल डिवाइड। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीटी, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज एज कृष्णा एंड शुक्ला वेदा। तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जो कृष्ण और शुक्ल वेदों इन दो ब्रांचेज में जो है वो बांटा गया है, जिसकी दो शाखाएं विभाजित जो है वो की गई हैं। आपके पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम एक बार पढ़ चुके हैं इसे पिछले पार्ट में, तो अभी अपना आंसर कमेंट कर कर बताइए। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।